नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के आरे जंगल के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर हूं, जिसे आज दिन भर बंद रखा गया था। मीडिया को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से हम अंदर पहुंचे थे और हमारे कैमरे पर हमने दिखाया था किस तरह से पेड़ों की छटाई और कटाई शुरू है। कुछ सपोर्टर्स से जो सेव आरे कैंपेन से जुड़े हुए हैं सालों से और जो अंदर रहते हैं, उनसे हम लाइव बात कर रहे थे दोपहर 3 बजे और लाइव के दौरान ही 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। और जिनको हिरासत में लिया गया था, रोहित इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित, क्या चार्जेस आप पर लगाए गए और कितने घंटे तक आप हिरासत में रहे? मैं तो 3 बजे से आपके सामने ही मुझे रखा गया था और अभी जस्ट मुझे यहाँ पे छोड़ा गया है। 87 कुछ ऐसे कुछ लगाया उन्होंने और कुछ नहीं, बस अंदर बिठा के रखा था हमें। बट सेव आरे वाले जितने भी पीपल्स है सब ने बहुत हेल्प की और हमें बाहर निकाला उन्होंने सब। पर क्या उन्होंने वजह क्या बताई, क्यों हिरासत में लिया? क्योंकि आप कुछ भी बताई नहीं गई हमें किस वजह से कुछ क्या है। आप तो बस हम मीडिया से बात कर रहे थे। ये सब मीडिया से बात कर रहे थे। हमने उन्हें बताया भी कि हमारा जो सॉन्ग था उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस लेके गए अंदर से। कोई वार्निंग भी दी है? नहीं, पहले तो मुझे कोई वार्निंग नहीं मिली थी, पर तो भी आपके सामने लेके जाया गया वहाँ पे अंदर हमें। अच्छा, इसके अलावा सेव आरे प्रोटेस्ट किसी तरह का और होने वाला है? इसमें आप लोग शामिल? यस, कल से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें करना है और सारे मुंबईकर्स को यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। ये आरे का जो कार शेड है इसको खिलाफ हमें जाना है और इसे रुका कर हमें बहुत सारे पेड़ों को और यहाँ पे बचाना है हमें। और सबको एक साथ आना चाहिए, यूथ को भी आना चाहिए, सारे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, पूरे मुंबई का प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे 3 to 4,000 ट्रीज की कटिंग और होने वाली है। आज तो आपने देखा होगा कि सिर्फ अंदर एक मेट्रो की बोगी लाने के लिए इतने सारे ट्रीज वो लोग काट सकते हैं। हमें तो विकास जरूर चाहिए। कह रहे हैं सिर्फ ट्रिमिंग कर रहे हैं। ये ट्रिमिंग नहीं है, ऐसी ट्रिमिंग तो पहले कभी हुई नहीं ना हमारे आरे कॉलोनी में। यस, और 144 लगा कि ये कौन सी ट्रिमिंग है? ऐसे ट्रिमिंग क्यों? अभी इसके पहले तो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। 144 कहाँ लगाया है? कार शेड के पास लगाया है? पूरे आरे में? पूरे आरे कॉलोनी में 144 अप्लाई किया है उन्होंने। हाँ। अच्छा, 4 लोग आपको मिला के 4 लोग हिरासत में थे। क्या सभी लोग अभी छूट चुके हैं? ये सभी लोग अभी छूट चुके हैं और सब अभी घर पे पहुंच चुके हैं। मैं भी अभी घर पे ही जा रहा हूँ। जैसे कि दिल्ली में आप पॉल्यूशन देख सकते हैं, उसी टाइप का टाइम हमारे मुंबई पर भी बहुत जल्द आ सकता है अगर ये इसी तरह का अगर ट्रीज कट करते रहे तो। शुक्रिया रोहित हमसे बात करने के लिए। तो आप देखें किस तरह से हिरासत से अभी छूटे हैं, लेकिन सेव आरे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस तरह से कई युवा हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। आज किस तरह से आरे को लेकर एक बार फिर से संग्राम की तस्वीरें दिखी और आरे के अंदर आरी चलती हुई तस्वीरें हमने अपने कैमरे पर कैद की। आज के पूरे दिन का घटनाक्रम हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जगह जगह पेड़ों की छटाई कटाई, वो भी पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ। मुंबई का फेफड़ा कहे जाने वाले करीब 1800 एकड़ में फैले आरे की ये तस्वीरें हैं। आरेची काळजी रे, आमारेची काळजी रे, नको हा कोठा विकास, मुंबई होईल भकास, काढूनी दुसरी तू वाट चाल कांजुला। सेव आरे मुहिम से जुड़े कुछ वॉलंटियर्स को 149 का नोटिस थमाया गया कि आरे में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग न करें। इस चेतावनी के बीच 4 लोग हिरासत में लिए गए। इनमें से 2 एनडीटीवी इंडिया पर दोपहर 3 बजे के लाइव के दौरान बताया गया कि आरे के अंदर धारा 144 भी लागू की गई है। हमसे बात करते हुए में लाइव आप देखिए, ये जो 2 शख्स थे उनको ये ले जा रहे हैं डिटेन करके। धारा 144 चूंकि उन्होंने लगाया है, सर का कहना है, तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सर, आप धारा 144 लगा चुके हैं यहाँ पे? पूरे आरे में है क्या? अभी भी आपने 2 को डिटेन किया इस वक्त? तो किसी ने डिटेन नहीं किया मैडम हमारे को। मैडम आपका हो गया होगा तो जाइए। ये जीप निकलते हुए इनको पुलिस चौकी लेकर जा रहे हैं और मीडिया से बात करने से मना किया, जैसे कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और कारशेड का काम देखिए यहाँ पर चल रहा है। वही पुलिस बात करने से बचती रही। कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। सर, क्यों यहाँ पे मीडिया को क्यों रोका गया? मीडिया को रोका नहीं मैडम, चलिए यहाँ पर प्लीज कोऑपरेट कीजिए। चलो दादा। कुछ कार्रवाई लोगों पर हुई है? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से हुई है? गार्डन वाले चलिए अपना काम कीजिए। चलिए पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। चलिए धारा 144 है क्या सर इधर? चलो पूरा मीडिया को पूरा बताया हुआ है। कार शेड के भीतर जेसीबी की हरकत भी दिखी। पुलिस कैमरे पर कुछ भी रिकॉर्ड करने से रोकती रही। इससे पहले महाराष्ट्र में जब फडणवीस सरकार थी तब इस इलाके में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए करीब 2500 पेड़ काटे जाने की बात कही गई थी। आरे को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ रहे पर्यावरणविद दावा करते हैं कि फिलहाल करीब 200 पेड़ ही कटे हैं।
कारशेड के निर्माण में करीब 2000 पेड़ और काटे जाएंगे। लास्ट टाइम जब पेड़ कटे थे तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 ही पेड़ कटे थे, क्योंकि बाद में फिर रोक दिया था कोर्ट ने, स्टे ऑर्डर ला दिया था डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद इन्होंने बताया कि हम लोग ने 2100 पेड़ काटे। एक्चुअली वो सरासर झूठ है, 2100 पेड़ कोई काटे नहीं गए। हम लोग वहाँ पे रहते, वहाँ पे अंदर अभी आप जाओगे भी तो अभी आप जाके देखोगे कि ये 2.5-3 साल में अगर देखोगे तो वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ बढ़ चुके हैं। करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद हम आरे के अंदर पहुंचे थे, क्योंकि मीडिया को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था, कई सवाल पूछे जा रहे थे। अंदर पहुंचकर किसी तरह से हमने 20 से 25 मिनट की शूटिंग खत्म की, उसके बाद हमें भी बाहर निकलना पड़ा। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि कोर्ट में जब फडणवीस सरकार ने कहा था कि कारशेड बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाने उतने काटे जा चुके हैं और अब नए पेड़ नहीं काटे जाएंगे, तब ये छटाई कटाई क्यों हो रही है आरे के अंदर, वो भी पुलिस बंदोबस्त के साथ। अगर मॉनसून का हवाला भी दिया जा रहा है कि मॉनसून के नाम पर छटाई हो रही है पेड़ों की, तो आपको बता दें कि आज तक आरे के भीतर किसी भी मॉनसून में इस तरह से पेड़ों की छटाई या कटाई नहीं हुई है। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बीजेपी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से लेकर करगिल युद्ध स्मारक तक तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में करीब 300 मोटरसाइकिल सवार हैं जो हिस्सा ले रहे हैं और कल ये विजय चौक पर करगिल युद्ध स्मारक तक पहुंचेगी। नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। देश को जो नेतृत्व देंगे ऐसा नेता कश्मीर से पैदा होगा। जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के साए में बीजेपी ने श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक पर तिरंगा रैली निकाली। एक ऐसे इलाके में जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर हमेशा से तनाव रहा है, ये तिरंगा रैली एक सांकेतिक प्रतीक बनी। बीजेपी नेताओं ने जब लाल चौक से लेकर करगिल वॉर मेमोरियल तक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई तो पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से ये रैली मुमकिन हो पाई है। उन्होंने कहा कि अगला कदम अब जम्मू कश्मीर को फिर से पूरी तरह भारत में शामिल करने का है। आज के जम्मू कश्मीर का कंप्लीट कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन पूर्ण रूप से करना हम सबका दायित्व है। देश भर से आए बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 200 सदस्यों ने इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। वो मंगलवार को करगिल में विजय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। करगिल युद्ध में जीत को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लाल चौक में मोटरसाइकिल रैली के कार्यक्रम के लिए कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ता लाए गए थे। मोहम्मद अशरफ हाजिम का कहना है कि 1992 के बाद ये दूसरी बार है कि वो यहाँ तिरंगा फहराए जाने का हिस्सा बने। मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, मैं भी यहाँ पहुँचा। जब तिरंगा चढ़ा तो मेरे भी हाथ उठ गया सैल्यूट के लिए, तो किसी आदमी ने मेरा हाथ थाम लिया। क्या नाम है? मैंने बोला अशरफ आजाद हूँ मेरा नाम। फिर हमको साथ लिया है, वो था नरेंद्र भाई मोदी। तब से आज तक ये बीजेपी के साथ है। लेकिन तिरंगा फहराने को लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक सरकारी सर्कुलर में आदेश दिया गया कि जम्मू कश्मीर के हर निवासी को अपने घर पर तिरंगा फहराना होगा। ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसके विरोध में ट्वीट किया और कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों से तिरंगा फहराने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर दुश्मन का कोई इलाका हो जिस पर कब्जा करना है। देशभक्ति खुद से आती है, इसे थोपा नहीं जा सकता। ऐसी आलोचनाओं के बाद अधिकारियों ने कहा कि आदेशों को वापस ले लिया गया है और घरों या दुकानों पर तिरंगा फहराना लोगों की अपनी इच्छा पर निर्भर रहेगा। बेसिकली ये एक टोटली वॉलंटरी बेसिस पर और ये है मूवमेंट है। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, ना उसमें कोई इंसिस्टेंस है। लाल चौक की खास पॉलिटिकल अहमियत है। यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेफरेंडम की बात की ताकि कश्मीरी लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करें। 1992 में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी यहाँ आए और यहाँ तिरंगा लहराने की कोशिश की और आज जैसा मिशन अकम्प्लिश हुआ बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली यहाँ शुरू की गई। बीजेपी की साफ मैसेज है
एक जंगा एक देश। लाल चौक श्रीनगर से नज़ीर मसूद। और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। आज उन्होंने शपथ ली। शपथ के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको लिए चलते हैं द्रौपदी मुर्मू के गांव और दिखाते हैं किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल है। हर्षा कुमारी सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनने पे अपने पहले संबोधन में इसका जिक्र किया है। ये आदिवासी आंचल, ये साधारण जीवन, और सिर्फ जनजाति समाज ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू ने कहा दूर दराज में रहने वाले गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग उनमें अपनी प्रतिबिंब देख रहा है। वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते। और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बसे ये छोटे से गांव ऊपर बेड़ा और पहाड़पुर आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ से द्रौपदी मुर्मू का सफर शुरू हुआ। ये सरकारी विद्यालय जहाँ 7वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो इस गांव से बाहर गई। अपने गांव की पहली लड़की बनी जिन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल की। इस गांव में आज भी विद्यालय सिर्फ 8वीं कक्षा तक है। अगर बच्चों को पढ़ना है तो उन्हें भी कई मीलों का सफर तय करना पड़ता है। ये स्कूल तो सिर्फ 8 क्लास तक ही है और पढ़ने के लिए तो वो रायरंगपुर जाते हैं और सभी को तो सुविधा तो नहीं है, वो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो 8 क्लास तक ही है। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे 10 तक हो जाए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं भी राष्ट्रपति की तरह बड़ा बनना चाहती हूँ। इस स्कूल से पढ़ के जो गए हैं, इस गांव से गए हैं, इस मिट्टी में है वो प्रत्येक मतलब जान है इस स्कूल में। तो हम उम्मीद करते हैं तो राष्ट्रपति हो तो गए हैं, होने का बाद जरूर इस गांव का, इस मिट्टी का, उस पानी पवन का जरूर याद करेंगे और यहाँ जरूर उच्च शिक्षा के लिए एक स्कूल जरूर बनाएंगे, ये मेरा उम्मीद है। द्रौपदी मुर्मू कई साल रायरंगपुर में भी रही। इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्लार्क की नौकरी करी तो औरोबिंदो इंटेग्रल स्कूल में टीचर के रूप में कार्य भी किया। चॉकलेट सामने टेबल के ऊपर रखती थी, जो अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देती था उसको चॉकलेट देती थी। मतलब पढ़ाई में उनका बच्चों को एनकरेज करते थे। स्क्रीन पर देखा कि वो हमारे स्कूल के बारे में भी कुछ बोल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हम मैडम का कहना चाहेंगे कि वो हमारे स्कूल पर आए और एक बार पढ़ाए। मयूरभंज में जगह जगह अभिनंदन और उल्लास के कार्यक्रम हो रहे हैं। दीपदान से लेकर आतिशबाजी, पारंपरिक नृत्य और ये एलईडी की प्रदर्शनी जिसके जरिए यहाँ के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह का सीधा प्रसारण देखा। हम लोग एक बात सीखे, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। जबकि उनका 2 बेटा, उनका खुद का हस्बैंड चले गए, फिर भी वो अपने आप को एक शक्तिशाली महिला औरत के रूप में उभर के आई। उनका लाइफ स्किल इतना अच्छा है तो सबका साथ मिलजुल जाते हैं। इसीलिए जो गवर्नर थे झारखंड का, इसीलिए उनको बोलते थे जो पीपुल्स गवर्नर बोलते थे। अभी हम बोलेंगे जे पीपुल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने जोहार करके नमस्कार किया। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जोहार आदिवासी तरीके का एक नमस्कार माना जाता है और कहलाया जाता है। बार बार उन्होंने यहाँ पर जंगल, जमीन और यहाँ के लोगों का जिक्र भी किया। जाहिर है यहाँ के लोग और यहाँ की परंपराओं को उनके राष्ट्रपति बनने से एक नई पहचान मिली है। मयूरभंज से हरिवंश शर्मा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के आरे से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।